क्यों है एंटीवायरस टीका विकसित करना मुश्किल? कोविड-19 वैक्सीन व्हाई इट्स डिफिकल्ट। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार आज विश्व में 70 से अधिक इंस्टीट्यूशंस कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लाने में लगे हुए हैं, जिनमें से 3 पर इंसानी ट्रायल भी चल रहा है। कोविड-19 पर टीका लाने के लिए हांगकांग की मशहूर रिसर्च कंपनी बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक के साथ काम कर रही है। अमेरिका में मॉडर्ना और इनोविया फार्मा एक साथ काम कर रहे हैं। फाइजर और सैनोफी जैसी बड़ी दवा कंपनियां एक साथ इन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। जर्मन की JPT कंपनी नई mRNA टेक्निक से इस काम को अंजाम देना चाहती है। दोस्तों, पूरा विश्व कोविड की महामारी से त्राही त्राही कर रहा है। तो दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात है या कहें कौन सा कारण है कि कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से होने वाली बीमारी के खिलाफ हम कोई वैक्सीन या कहें टीका नहीं ला पा रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों पर गौर किया है तो आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा जब 1-2 साल का होता है तो हर चमकने वाली चीज को छूना चाहता है, जैसे कि जलती हुई कैंडल हो। और अगर बच्चा कभी उस जलती हुई चीज को छू लेता है तो उसका हाथ जल जाता है और फिर वो रोने लगता है। दोस्तों, इसके बाद वो बच्चा कभी भी उस जलती हुई चीज को हाथ नहीं लगाता। दोस्तों, ये बात उसके दिमाग में हमेशा रहती है कि इस जलती हुई चीज से उसे खतरा है। कुछ ऐसे ही सिद्धांत पर वैक्सीनेशन या कहें टीकाकरण काम करता है। वैक्सीनेशन में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी या कहें शरीर की प्रतिरक्षा याददाश्त का सहारा लिया जाता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति का सामना जब पहली बार किसी रोगजनक पैथोजन से होता है तो उस व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे इस पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंस या कहें प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। ऐसी क्षमता विकसित करने में शरीर को हफ्तों लग सकते हैं। इस दौरान शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स इस पैथोजन से लड़ते हैं और उसे मार भगाते हैं। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति को बुखार भी आ सकता है। इन व्हाइट ब्लड सेल्स और पैथोजन की लड़ाई में अगर व्हाइट ब्लड सेल्स जीत जाते हैं तो इसके पीछे वो छोड़ जाते हैं मेमोरी सेल्स या कहें याददाश्त वाले सेल्स। भविष्य में जब कभी भी वही पुराना रोगजनक पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत उस पैथोजन को पहचान लेते हैं और शरीर की इम्यून सिस्टम को तुरंत अलर्ट कर देते हैं। शरीर एक दिन के भीतर ही इन रोगजनक पैथोजेंस को खत्म कर देता है। तो यहाँ हमने ये समझा कि हमारे इम्यून सिस्टम के व्हाइट ब्लड सेल्स जब कभी भी किसी रोगजनक पैथोजन से टकराते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं कुछ यादें, कुछ याददाश्त वाले व्हाइट ब्लड सेल्स जो आगे चल के उस खास पैथोजन के खिलाफ इम्यून सिस्टम को अलर्ट रखते हैं। इन व्हाइट ब्लड सेल्स को T और B सेल्स भी कहते हैं। रोगजनक पैथोजन को पहली बार मारने में हफ्तों लग सकते हैं, पर दूसरे अटैक में सिर्फ कुछ घंटे या कहें एक दिन भी काफी होता है। दूसरी बार हमें बुखार वगैरह भी नहीं आता। दोस्तों, इसी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के सिद्धांत पर वैक्सीन बनाया जाता है। भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी बीमारी को रोकने के लिए हम शरीर को एडवांस में तैयार करते हैं। अब यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं। फर्ज करिए कि किसी छोटे बच्चे को पोलियो जैसी बीमारी क्यों होती है? क्योंकि पहली बार में ही ये पोलियो के वायरस बच्चे के शरीर पर पूरी क्षमता से अटैक करते हैं। बच्चे के व्हाइट ब्लड सेल्स इस मजबूत पोलियो वायरस का सामना नहीं कर पाते। पोलियो वायरस जीत जाता है और नतीजे में उस बच्चे को पोलियो या कहें विकलांगता हो जाती है। यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है कि अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम पहले से ही पोलियो वायरस का अटैक सहने को तैयार रहे और उसके शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स इस आने वाली वायरस के खिलाफ मेमोरी सेल्स तैयार रखे हों तो पोलियो वायरस का सामना करना आसान होगा। मगर सवाल यह है कि पोलियो वायरस के खिलाफ एडवांस में मेमोरी सेल्स बनेंगे कैसे? तो इसका एक सीधा तरीका है कि शरीर में पोलियो वायरस ही इंजेक्ट कर दिया जाए। मगर इससे तो बच्चे को पोलियो भी हो सकता है, क्योंकि हम बच्चे के शरीर में खुद ही पोलियो वाले वायरस डाल रहे हैं। तो आखिर ये संभव कैसे है? दोस्तों, इसका रास्ता यह है कि अगर हम बच्चे के शरीर में मरे हुए या बहुत ही कमजोर किस्म के पोलियो वायरस इंजेक्ट कर दें तो बच्चे के व्हाइट ब्लड सेल्स इसका मुकाबला कर सकेंगे,
उसे हराएंगे भी, और इस फाइटिंग के बाद शरीर में रह जाएंगे कुछ मेमोरी सेल्स जो पोलियो वायरस के खिलाफ शरीर को भविष्य में हमेशा प्रतिरोधक क्षमता देंगे। इस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के सिद्धांत पर बहुत तरह के रोगों से शरीर को बचाया जा सकता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, व्हूपिंग कफ, मिजल्स, सीजनल इन्फ्लुएंजा आदि। इन सभी बीमारियों के वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। अब सब कुछ इतना आसान लग रहा है, तो हम कोरोना वायरस या कहें कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तुरंत क्यों नहीं ला पा रहे हैं? ऐसा करने में हमें समय क्यों लग रहा है? सारा विश्व जब त्राही त्राही कर रहा है कोविड की महामारी से, तो इतना समय क्यों लग रहा है? इसमें चैलेंजेस क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं? कारण नंबर 1, जनवरी 2020 में ही, यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही इसकी आनुवांशिक अनुक्रम या कहें जेनेटिक सीक्वेंस का पता चला है, तो इसके बाद ही इस वायरस पर पूरे जोर शोर से काम आरंभ हुआ है। कारण नंबर 2, मजबूत राजनीतिक और आर्थिक इच्छा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, सार्स, इबोला और जीका जैसे बीमारियों पर पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी औषधि कंपनियों को कोई खास कमाई नहीं मिली थी, इसलिए शुरुआत में ही बड़ी फार्मा कंपनियां कोविड-19 में पूरी गंभीरता से काम नहीं कर रही थी। आपको बता दें कि विश्व की बड़ी बड़ी औषधि की कंपनियां अपना पैसा और समय क्रोनिक डिजीज पर और प्रॉफिट मेकिंग बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर इत्यादि पर खर्च करना चाहती हैं। हालांकि अब जाकर इन बड़ी कंपनियों पर बड़े बड़े नेताओं का दबाव बढ़ा है। कारण नंबर 3, दोस्तों, साधारण तौर पर एक वैक्सीन के विकास में 10 से 12 साल का वक्त लग जाता है। वैक्सीन डेवलपमेंट में 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला, जानवरों और इंसानों पर परीक्षण। दूसरा, वैक्सीन का सुरक्षित और संतोषजनक होना। तीसरा, कायदे कानून पर खरा उतरना। चौथा, वैक्सीन का जरूरतमंदों तक पहुंचना। दोस्तों, कोविड-19 में इस मामले पर हो रहे वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रयास अभी सिर्फ पहले चरण में ही है। आपको बता दें, इसमें वैक्सीन का टेस्ट जानवरों जैसे कि चूहों पर होता है, फिर इंसानों पर आजमाइश होती है। इंसानों पर टेस्ट यानी कि ह्यूमन ट्रायल के भी 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में 20 से 100 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया जाता है, जिसमें इम्यून सिस्टम पर रिसर्च होता है। फेज 2 में 500 से 2000 वॉलंटियर्स पर टेस्ट होता है, जिसमें वैक्सीन की सुरक्षा और शरीर में एंटीबॉडी का स्तर जैसे पहलुओं पर रिसर्च होता है। इसमें यह समझा जाता है कि शरीर में वैक्सीन से वास्तविकता में जरूरत के हिसाब से वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन पा रहे हैं या नहीं। फेज 3 20,000 से 30,000 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया जाता है। यहाँ भी वैक्सीन की सुरक्षा और शरीर में एंटीबॉडी लेवल और सटीक ढंग से समझा जाता है। दोस्तों, यह सब हुआ पहले चरण में। दूसरे चरण में वैक्सीन की सुरक्षा और संतोषजनक परिणाम पर और कार्य किया जाता है, जैसे कि विश्व के अलग अलग रेस या कहें समुदाय पर परिणाम, जैसे निग्रो रेस, एशियन रेस, मंगोलियन रेस इत्यादि। इस स्तर पर किसी भी वैक्सीन से इलाज की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए। वैक्सीन को हर ट्रायल फेज को पूरी तरह से पास करना होगा। एक और बात यह भी है कि 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को भी सारे परीक्षण और ट्रायल्स में सम्मिलित करना अनिवार्य है, क्योंकि ये वायरस कोविड-19 बुजुर्गों तक को अपने चपेटे में ले रहा है। दोस्तों, अगला चरण है कायदे कानून पर खरा उतरना। ये काम है रेगुलेटर्स का, जो कि वैक्सीन का प्रोडक्शन लाइसेंस देने से पहले किसी भी कमी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रेगुलेटर्स मानते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। इन्होंने 1976 में अमेरिका में स्वाइन फ्लू वैक्सीन को जल्दीबाजी में लाइसेंस दे दिया था और फिर बाद में इसके कई दुष्परिणाम सामने आए थे। आखिरी चरण व रुकावट, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन का प्रोडक्शन, इसकी सप्लाई और जरूरतमंदों तक समय रहते पहुंचना। दोस्तों, फैक्ट्री में वैक्सीन बनाना भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। एक बैच या लॉट के प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में 6 से 36 महीने का वक्त लग जाता है। वैक्सीन प्रोडक्शन या कहें मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में 6 से 7 स्टेप्स होते हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन, इनएक्टिवेशन, फॉर्मुलेशन, फिलिंग, बैच रिलीज, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, यहाँ असक्रिय वायरस को सही कंडीशंस में तैयार किया जाता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में जरा सी भी चूक वैक्सीन लेने वाले को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो आखिरी पड़ाव में वैक्सीन का रखरखाव, उसकी सप्लाई,
और हर किसी ज़रूरतमंद तक उसकी पहुंच, इसमें भी काफ़ी वक्त लगता है। दोस्तों, कोविड-19 के मामले में हमारा मानना है कि सहयोग और डेटा शेयरिंग की मदद से कंपनियां कोविड-19 की वैक्सीन जल्द से जल्द बना सकती हैं। फिर भी इसमें कम से कम 1 से 1.5 वर्ष का समय लगना तय है। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन के विकास में लगभग 10 साल का वक्त लग जाता है। अगर 1 से 1.5 वर्ष में भी यह काम पूरा हो जाए तो ये भी अपने आप में दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, और एक बात और बता दें कि सबसे ऊपर है वैक्सीन की कीमत, क्योंकि शुरुआत में हर कंपनी या कहीं इंस्टीट्यूट इसमें पैसा खर्च कर रही है, तो इस पे लागत की वसूली व मुनाफा वैक्सीन को काफ़ी महंगा बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।